नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं जितेंद्र नेहरा आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों अपने एक श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस श्रृंखला का नाम है दोस्तों सांख्यिकी। सांख्यिकी बोले तो स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों स्टैटिस्टिक्स के बारे में अपन जानेंगे, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों ये जो चैप्टर है दोस्तों बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। काफ़ी आपकी सफलता में दोस्तों ये बहुत ही मतलब आपकी सहायता करेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप दोस्तों इस चैप्टर को मेरे से ध्यान से पढ़े। ये जो आपकी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या कोई भी अन्य राज्यों की पीसीएस के द्वारा जो भी दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है, चाहे अन्य राज्यों की कोई टीजीटी पीजीटी जो भी एग्ज़ाम्स है या कोई भी एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम्स में दोस्तों इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर को आप बड़े सावधानीपूर्वक सुने और इसके दोस्तों विधिवत रूप से नोट्स बना ले। इस जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, सेकंड ग्रेड के लिए हो, सभी एग्जाम्स में तो ये आता है, मैंने बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों इसके आप नोट्स बना ले, उसको लिखा ले, आप इसको लिख ले सॉरी। और दोस्तों इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस शर्त यही है कि आप इसको दोस्तों कॉन्स्टेंट होके बड़ी शालीनता से धैर्यपूर्वक सुने, बढ़िया एचडी क्वालिटी कर ले मोबाइल की। हमारे पास वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन दोस्तों जो समझाने का तरीका है वो हमारा चाहे डिजिटल हो चाहे वाइट बोर्ड हो वही रहेगा। जो हमारा अंदाज है आप सभी को पता है, आपकी बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आप सभी जानते हैं हमारा मैटर तो एग्जाम में आपको मिलने वाला ही है। हम आपके लिए काफ़ी अच्छा चैप्टर दोस्तों आपके लिए लाए हैं। तो दोस्तों बिना समय व्यतीत किए हैं अपन इस चैप्टर को चालू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का दोस्तों एक पार्ट है, इसको बोलता है अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में क्या क्या आता है, समांतर माध्य आता है, माध्यिका आती है और बहुलक आता है। इन सभी के बारे में दोस्तों अपन अच्छा अध्ययन करेंगे। केंद्रीय जो प्रवृत्ति के माप है, औसत है, माध्य है, माध्यिका, बहुलक है दोस्तों, इनके क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें अपने क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ये फ्री में मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। आप इस गोल्डन चांस को छोड़ देना है और सभी जो क्लास है उसको दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी है दोस्तों। ये सांख्यिकी के बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे आज। सांख्यिकी में दोस्तों अपन स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों अपना आता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जिसे दोस्तों अपन बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। दोस्तों आज अपन हल कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होता है दोस्तों? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जैसा ही दोस्तों आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, एक दोस्तों आपकी श्रृंखला में आप ऐसे आपके डाटा में एक ऐसा पद होगा, एक ऐसा पद होगा जो दोस्तों आपकी जो वो श्रृंखला दे रखी है उस श्रृंखला में वो पद क्या करेगा, उसका प्रतिनिधित्व करेगा। प्रतिनिधित्व करेगा वो अंक दोस्तों उस श्रृंखला का दोस्तों क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में दोस्तों एक श्रृंखला होगी और उस श्रृंखला में अपने पास एक ऐसा अंक होगा जो उस श्रृंखला का क्या करेगा दोस्तों, प्रतिनिधित्व करेगा। आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों आप चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, मेरे से विश्वास रखो, आप मेरे साथ बने तो रहो कम से कम आधी एक घंटा। जैसे जैसे दोस्तों आप पढ़ते जाओगे आपके ये चैप्टर क्लियर होता जाएगा, क्योंकि हमसे जो पढ़े उसके समझ में नहीं आए ये तो हो ही नहीं सकता, आज तक तो हुआ नहीं है। तो आप तो बस बने रहे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या बनाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक बार इसकी परिभाषा लिखा देता हूं, फिर दोस्तों अपन आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। आपके समझ में आ जाएगा जैसे आप उस लेवल पर पहुंचते हो मेरे साथ। लिखेंगे दोस्तों, प्रत्येक श्रेणी का एक ऐसा पद मूल्य होता है
प्रत्येक श्रेणी का एक ऐसा पद मूल्य होता है जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। उतारेंगे दोस्तों, प्रत्येक श्रेणी का एक ऐसा पद मूल्य होता है जो श्रेणी का प्रतिनिधित्व है, जो श्रेणी का दोस्तों क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। या एक से लिख सकते हो दोस्तों, प्रतिनिधित्व करता है। हाँ सही है, इससे लिखेंगे, इससे प्रतिनिधित्व करने वाले पद मूल्य को ही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। इससे प्रतिनिधित्व करने वाले पद मूल्य को ही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या माध्य कहते हैं, एक बार बताएंगे भी को माध्य कहते हैं। जैसे कौन कौन से है दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जैसे लिखें, जैसे समांतर माध्यिका या इसको मध्यिका भी बोलते हैं, मध्यिका व बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। आशा करता हूं दोस्तों आप साथ साथ उतार रहे होंगे या उसको उतार ले। तो दोस्तों अपने सांख्यिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी में अपने देखा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अपन देख रहे हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं कि प्रत्येक श्रेणी का एक ऐसा पद मूल्य होता है। कोई भी श्रेणी है, श्रेणी मतलब उसमें हो सकता है 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे जो भी अंक है वही आपकी श्रेणी है। एक ऐसा पद मूल्य होता है, एक ऐसा अंक होता है पद मूल्य, एक ऐसा पद मूल्य होता है जो उस श्रेणी का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। क्यों, अपन पूरी सीरीज है तो उसमें अपन माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे या बहुलक निकालेंगे तो एक ही तो अंक आएगा ना। तो जो पद होगा ना वो क्या करेगा, उस श्रेणी का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। इस प्रतिनिधित्व करने वाले पद मूल्य को ही अपन क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बोलते हैं। जो आपने जो पद लिया है, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस पद को ही दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बोलते हैं, जिसको अपन माध्य बोलते हैं। अब तो माध्य में देखेंगे, जैसे समांतर माध्य होता है, माध्यिका होती है, बहुलक होता है। इस प्रकार ये दोस्तों क्या है, आदि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो दोस्तों अब अपन देखेंगे समांतर माध्य क्या होता है, अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे। माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूँ। पहले देखो दोस्तों, समांतर माध्य इसका कुछ मतलब नहीं। समांतर माध्य ये मैं अपन छोटी क्लास में पढ़ा था ना, अपने औसत या आपने अंगणित गणित में पढ़ा होगा। औसत क्या होता है, अरे औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वही है ये समानांतर माध्य। क्या है, केवल और नाम इसका समांतर माध्य रख दिया यहाँ पर, भाई साहब ये कुछ नहीं है। समांतर माध्य बोले तो ये आपका औसत ही है। और दोस्तों इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज। और औसत आपको सबको आता है, अपन छोटे थे जब सबने पढ़ा होगा, औसत सबको रटा हुआ था। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो समांतर माध्य आप कर लेंगे। माध्यिका क्या होती है दोस्तों, माध्यिका में कुछ नहीं होता है। माध्यिका में जो दोस्तों आपको पद दिए होते हो ना, जो आपको पद दिए है, जैसे 5, 10, 7, 6, 20, इन पद मूल्यों को दोस्तों या तो आपको आरोही या अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना पड़ता है। सर आरोही या ये अवरोही क्या होता है, अरे आरोही बढ़ते घटते क्रम में नहीं पढ़ा था क्या आपने, अरे भाई इनको ये मान लो छोटे क्रम में चलो 5, फिर 6, फिर 7, फिर 10, फिर 20,
इस प्रकार दोस्तों आप इनका क्रम जचा लो और फिर दोस्तों जो इनके बीच का ना, जो बीच की संख्या वो आपकी क्या होती है, माध्यिका होती है। तो दोस्तों प्रत्येक श्रेणी का एक ऐसा पद मूल्य जो उस श्रेणी का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रतिनिधित्व करने वाले पद मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या माध्य कहते हैं। तो दोस्तों इसका क्या हो गया, बीच वाला क्या हो गया, माध्यिका में 7 हो गया। और अब बात करते हैं दोस्तों बहुलक क्या होता है। भाई साहब जैसा नाम वैसा काम, बहु मतलब बहुत सारे आए हुए हैं, बहुलक यानी बहुत सारे आए हुए। अरे जैसे मैं कह दूं दो बार है, 5 इसमें 3 बार है, मैं कह दूं 9 तो इसमें कितनी बार है, 4 बार है। या फिर आपको कैसे मिलेंगे ये अंक, ये से मिलते हैं 2, फिर बीच में 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आ गया, फिर आपके पास 7 आ गया, फिर आपके पास 1 आ गया, फिर आपके पास 7 आ गया, फिर आपके पास मान लो कि 5 आ गया, फिर आपके पास 7 आ गया, फिर आपके पास मान लो 1 आ गया, फिर आपके पास 7 आ गया। तो दोस्तों इनमें बहुलक मतलब एक ऐसा पदमूल्य जो सर्वाधिक बार आया है, बहुलक जो सर्वाधिक बार आया है दोस्तों, वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। जैसे दोस्तों 7 1 बार, 7 2 बार, 7 3 बार, 7 4 बार, 7 5 बार। तो दोस्तों कितनी बार आ गया, 7 5 बार आ गया। तो जो अंक जितनी बार ज्यादा आता है दोस्तों वही उस श्रेणी का क्या होता है, बहुलक होता है। दोस्तों आगे थोड़ा डेप्थ में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि जो पद जितनी बार जिसका रिपीटेशन होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, बहुलक होता है। इसी में दोस्तों, इसी श्रृंखला में यदि दोस्तों आपको माध्यिका निकालनी होती है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, इनको आरोही या अवरोही क्रम में करना पड़ता है। मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में, मान लो 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर 1, फिर इसमें आपका बीच का अंक कौन सा होता है, वो आपकी क्या होती है, माध्यिका होती है। और दोस्तों इसी अंक में दोस्तों यदि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है तो इनको जोड़ लो, 7 और 5 12 3 15 2 17 1 18 में भाग दे दो। तो इस प्रकार दोस्तों आप समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आप ये इसमें ये नहीं है भाई जैसे समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, और भी हो सकते हैं इसमें, समांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, गुणोत्तर माध्य है, हरात्मक माध्य है, चल माध्य है, बहुत सारे है ना, चल माध्य आदि, ये लिख लेना आप, आदि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। या दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुलक आदि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अभी डिटेल से दोस्तों इसका अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप ये लिख सकते हो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। यदि नोट्स बढ़ा दे तो आप नीचे लिख सकते हो यहाँ पर, गुणोत्तर माध्य है, हरात्मक, ये हरात्मक है दोस्तों, हरात्मक माध्य है, चल माध्य है, आदि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। अब दोस्तों अपन अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों अपन लिखेंगे आदर्श माध्य के गुण, कि आदर्श जो माध्य होता है उसके क्या गुण हो सकते हैं अपने पास। तो दोस्तों आप नोट्स बना के चलेंगे। अपन लिखेंगे आदर्श माध्य, कि एक आदर्श माध्य कौन सा होता है। इसके क्वेश्चन भी दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एक आदर्श माध्य होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं दोस्तों, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो लिखो दोस्तों आदर्श माध्य के गुण। एक आदर्श माध्य होता है स्पष्ट व स्थिर रूप से परिभाषित। एक उसके गुण होता है दोस्तों, मैं लिख देता हूं फिर आपको सारे एक साथ समझा दूंगा। स्पष्ट व स्थिर, स्पष्ट व स्थिर, स्पष्ट व स्थिर लिख लो, या और भी लिखना चाहो तो वो लिख लो, स्पष्ट व स्थिर रूप से परिभाषित। चलो बाद में लिखा दूंगा दोस्तों, एक बार आप स्पष्ट व स्थिर रूप से परिभाषित होना चाहिए। सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, वो सभी मूल्यों पर आधारित, सभी मूल्यों पर दोस्तों क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। इसमें लिख लेंगे अपन दोस्तों आप फिर आप लिखोगे नहीं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य,
हरात्मक माध्य सभी पद मूल्यों पर आधारित होते हैं। आगे बता दूंगा होता कौन कौन नहीं, फिर ये भी देख लेंगे, चलो बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट 230 पॉइंट लेंगे, सरल व बुद्धिमय होना। सरल व बुद्धिमय होना। चौथा लिखेंगे दोस्तों, निर्धारण की सरलता। चौथा। पांचवा लिखेंगे, प्रतिचयन परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव। दोस्तों उतारो, फिर समझाता हूं मैं आपको सभी को। अभी तो पॉइंट्स और आएंगे अपने पास एक दो। उतार लो दोस्तों एक बार इनको, फिर अपन दोस्तों इनको समझते हैं। हाँ दोस्तों, नोट्स आपने बना लिए होंगे, आशा करता हूँ। अब मेरा समझाने का काम चालू होता है। देखो दोस्तों, अपने 5 पॉइंट है और अपन देख रहे हैं कि एक आदर्श जो माध्य होता है ना, उसके क्या गुण होने चाहिए दोस्तों। अब जैसे समझे सर क्या थ्योरी लिखा रहे हो, नहीं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चनों को देख ले, आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे इनसे संबंधित। देखो दोस्तों, जो समांतर माध्य है उसके क्या गुण होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला तो है कि जो समांतर माध्य है आपका सुस्पष्ट रूप से क्या हो, परिभाषित हो। सुस्पष्ट होना चाहिए, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, किसी भी प्रकार में उसमें अस्पष्टता आपको दिखनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों स्पष्ट हो व स्थिर रूप से परिभाषित हो। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि एक आदर्श माध्य के गुण है और दोस्तों वहां ये आ जाए अस्पष्ट व अस्थिर, तो आपको उस ऑप्शन के साथ जाना है। दूसरा आपने ऑप्शन देखा कि सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। आप यदि कोई माध्य लेते हो तो दोस्तों वो माध्य जो लेते हो वो सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो मूल्य ले लिया और वो सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, इसका मतलब वो दोनों दोस्तों वो श्रेणी का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। तो दोस्तों सभी मूल्यों पर वो आधारित होना चाहिए। और दोस्तों ये ऐसा जो गुण है वो केवल समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य व हरात्मक माध्य में पाया जाता है। तो सर ऐसा मूल्य है कौन सा नहीं, तो दोस्तों ऐसी जो सभी मूल्यों पर आधारित है ऐसा गुण दोस्तों किस में नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों अपन कहेंगे माध्यिका और बहुलक में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। क्या दोस्तों, माध्यिका और दोस्तों बहुलक में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। तो आप कोष्टक में लिख लेंगे, माध्यिका या मध्यिका व
बहुलक कोष्टक में लिख लेंगे, में नहीं, ये आप कोष्टक में लिखेंगे और दोस्तों स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि एक सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। भाई आदर्श माध्य का गुण तो ये होगा कि वो सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। और सभी मूल्यों पर आधारित कौन सा होगा दोस्तों? यदि आप किसी भी जो चर है आपका या कोई श्रेणी है, यदि आप उसका समानांतर माध्य लेते हैं, वो आपका दोस्तों सबसे उचित होगा, वो आपका सबसे सही होगा। लेकिन दोस्तों माध्यिका और बहुलक में ये गुण नहीं पाया जाता है। भाई माध्यिका और बहुलक में सर ये गुण क्यों नहीं पाया जाता? देखो दोस्तों, माध्यिका आपको पता है बीच वाला अंक बताती है। माध्यिका दोस्तों आप उसको अरोह करो और बीच वाला ले लो, स्थिति बताती है। ये क्या बताता है? आपकी स्थिति बताता है कि ये बीच का ये आएगा। इसी प्रकार दोस्तों बहुलक भी स्थिति बताता है एक तरह से। कैसे सर स्थिति कैसे? अरे भाई मैं से कह दूं कि बाजार में ज़्यादा जूते कितने नंबर के, अब जैसे आप पैंट लेते हो या जूते लेते हो तो ज़्यादा मार्केट में 8 नंबर के मिलते हैं या 7 नंबर के ज़्यादा आपको मिलते हैं, बहुलक के मिलते हैं। ठीक है, साइज मिलती है, पैंट की साइज ज़्यादा अपन को देखते हैं, शर्ट देखते हैं तो दोस्तों ज़्यादा मीडियम लार्ज साइज के ज़्यादा मिलते हैं ना, स्मॉल साइज के कम मिलते हैं, मीडियम या लोअर साइज के ज़्यादा मिलते हैं। चप्पलें 8 नंबर की ज़्यादा मिलती है, जूते 8 नंबर के, आपने देखा होगा ऐसा। तो दोस्तों वो चीज़ें क्या बताती है? उस चीज़ की बहुलता बताती है कि कितने बहुलता है उस चीज़ में। तो दोस्तों ये स्थिति बताते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिर से निकल के आता है दोस्तों कि माध्यिका और बहुलक आपके क्या है दोस्तों? स्थिति माध्य है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे आपको एग्जाम में, मैं पहले बोल रहा हूँ, यहीं से चालू हो गया अपना चैप्टर का एनालिसिस। तो दोस्तों आपका माध्यिका और बहुलक आपके पहला क्वेश्चन स्थिति माध्य है, स्थिति माध्य है माध्यिका। और दोस्तों क्या होना चाहिए? सभी पद मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, सभी पद मूल्यों पर आधारित समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य व हरात्मक माध्य होता है। और दोस्तों सिर्फ एक प्रश्न और आएगा आपके गणितीय, वो बीज गणितीय विवेचन, बीज गणितीय विवेचन। अरे भाई बीज गणितीय विवेचन तो बीज गणित पढ़ी है क्या आपने? एक तो होती है अंगणित। अंगणित कौन सी? अरे लाभ हानि है, समांतर माध्य है, नाव की धारा वो चलते हैं ना नाव वाले, लाभ हानि समांतर माध्य है, औसत आई गई लाभ हानि प्रतिशत है ना, औसत। और कौन कौन सी होगी जो भी है, संख्या पद्धति जो भी है दोस्तों, ये किस में आते हैं आपके? ये बी वो आती है अंक गणित आती है दोस्तों, अंक गणित। और बीज गणित कौन से? वो एक्स वाई वो नहीं होते क्या, वो बीज गणित है। तो दोस्तों इनका माध्यिका और बहुलक का बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है, इनका बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है। समझो क्या आगे जाके। भाई गुणोत्तर माध्य अपन देखो दोस्तों अंडर रूट से निकालते हैं, समांतर माध्य भी दोस्तों अपन कैसे निकालते हैं आप जानते हो, उनका योग करते हैं, भाग देते हैं, और भी कई प्रकार है समांतर माध्य के। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बीज गणितीय विवेचन संभव किसका नहीं है? तो आप कहेंगे सर बीज गणितीय विवेचन माध्यिका और बहुलक का बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है। और दोस्तों आपका नेक्स्ट क्या है कि सर आपका क्या सभी पद स्पष्ट होने चाहिए, सभी मूल्य पर आधारित होना चाहिए। सभी मूल्य पर कौन कौन आधारित नहीं होता? माध्यिका और बहुलक नहीं होती है। सरल आपको पता है, सरल और बुद्धिगम्य तो होना ही होना चाहिए। निर्धारण में क्या होनी चाहिए? सरलता होनी चाहिए, किसी प्रकार की कठिनाई आपको नहीं आनी चाहिए। निर्धारण की सरलता आप में होनी चाहिए। थोड़ा गुणोत्तर माध्य में थोड़ी सी निर्धारण में दोस्तों क्या होती है? कठिनाई आती है। जैसे कैसे? निर्धारण में सरलता होनी चाहिए, कठिनाई किस में आती है? मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो दोस्तों कठिनाई आती है आपके गुणोत्तर माध्य में। सर गुणोत्तर माध्य में कठिनाई कैसे आती है भाई साहब? ऐसे आता है वो, ऐसे आ जाए मान लो कि 20 का अंडर रूट निकालो और यहाँ आ जाए 10 का अंडर रूट निकालो। अब बताओ कैसे निकालोगे? थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ये मैं कह दूँ अंडर रूट 5 का निकालो, ठीक है, या फिर मैं कह दूँ अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 6 इसका वो निकालो वर्गमूल, तो थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाती है? कठिनाई आपको आ जाती है, नहीं निकाल पाओगे। यदि मैं आपको कह दूँ कि अंडर रूट 25 का निकालो तो आप फिर आप 5 निकाल दोगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए, बुद्धिगम्य होना चाहिए, स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। स्पष्ट हो, स्थिर हो, सरल हो, बुद्धिगम्य हो, सरलता होनी चाहिए, है ना। सभी पद मूल्यों पर क्या होना चाहिए? वो आधारित होना चाहिए। सभी पद मूल्यों पर आधारित कौन कौन सा नहीं है बताएंगे मेरे साथ? सभी पद मूल्यों पर आधारित कौन सा नहीं है? माध्यिका और बहुलक नहीं है। और माध्यिका और बहुलक का बीजगणितीय विवेचन भी संभव नहीं है। और माध्यिका और बहुलक का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, सभी पद मूल्यों पर भी आधारित नहीं है। वेरी मोस्ट। तो दोस्तों निर्धारण में सरलता होनी चाहिए, सभी पद मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, बीजगणितीय विवेचन संभव हो। आदर्श माध्य के गुण वो होंगे जो जिसका बीजगणितीय विवेचन संभव हो। क्या समांतर माध्य माध्यिका का होता है आपको? माध्यिका नहीं, माध्यिका और बहुलक का। तो दोस्तों बीजगणितीय विवेचन संभव हो, मैंने लिख दिया आपके लिए माध्यिका और बहुलक। माध्यिका और बहुलक का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। तो संभव किसका है? समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का संभव है। और मैंने ये भी आपके लिए नोट डाल दिया है दोस्तों, स्थिति माध्य।
कौन कौन से है? तो आप कहेंगे सर माध्यिका और बहुलक स्थिति माध्य है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया है। अब आपके समझ में आ गया तो कुछ एमसीक्यू से आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में ट्रैक कर जाए, एकदम आपके क्लियर हो जाए। चैप्टर काफी लंबा होने वाला है दोस्तों। एक बार थोड़ा सा रिवीजन वापस कर ले क्या? एक बार वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लिया आपको हो तो फिर मैं एमसीक्यू लाऊंगा इस चैप्टर से थोड़े से बहुत। देखो दोस्तों, अपन पढ़े केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अपन ने पढ़ लिया, जो श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है उसे ही दोस्तों अपन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। फिर देखा अपने कि एक आदर्श जो माध्य होता है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो दोस्तों अपने गुणों में देखा कि वो क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, स्थिर रूप से परिभाषित होना चाहिए, वो कठिन नहीं होना चाहिए, सभी मूल्यों पर क्या होना चाहिए, सभी मूल्यों पर वो दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। और दोस्तों उसका बीज गणितीय विवेचन उसका क्या होना चाहिए मित्रों, उसका होना चाहिए संभव होना चाहिए। उसका बीज गणितीय विवेचन क्या होना चाहिए, संभव होना चाहिए। सरल हम कर लेंगे सर, स्पष्ट हम कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे सर, सभी मूल्यों पर आधारित। ये क्या है भाई साहब, सभी मूल्यों पर आधारित है। मैं कहूँगा सभी मूल्यों पर आधारित रहेगा, आपका समांतर माध्य रहेगा, आपका गुणोत्तर माध्य रहने वाला है। तो सर सभी मूल्यों पर आधारित कौन कौन सा नहीं है? तो मैं कह दूंगा आपका माध्यिका और बहुलक सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं है। सर हम कर लेंगे। और दोस्तों माध्यिका और बहुलक को दोस्तों अपने स्थिति माध्य भी बोलते हैं। सर हम कर लेंगे। आगे बताओ, समझ में आ गया? बीज गणितीय विवेचन संभव होना चाहिए, वही आदर्श माध्य का गुण है। और दोस्तों बीज गणितीय विवेचन समांतर माध्य का होता है, गुणोत्तर माध्य का होता है, लेकिन माध्यिका व बहुलक का गणितीय ये क्या दोस्तों आपका बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है। यहां तक आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। नोट्स दोस्तों आप बना के चल रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं नोट्स आपको बना लेने हैं। इसके आगे दोस्तों मैं कुछ एमसीक्यू डालता हूं, देखिए आपके आता है। कौन सा माध्य सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं है? प्रश्न था एक ऐसा माध्य है जो सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं है। कौन सा ऐसा माध्य है जो सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं है दोस्तों? अब मैं इसके आपको ऑप्शन देता हूं। कौन सा माध्य सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं है, कौन सा माध्य है ऐसा आपको बताना है। अब मैं दोस्तों आपके ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी, चलो ऑप्शन बाद में एक सेकेंड एक को लिखो दोस्तों। कौन सा माध्य सभी पदों में आधारित नहीं है? माध्यिका, बहुलक, ऑप्शन सी समानांतर माध्य, ऑप्शन डी गुणोत्तर माध्य। ठीक है। अब दोस्तों आपको एग्जाम में ऑप्शन वैसे तो ये है, चलो अब एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन आपके ये आते हैं, ये आपको बढ़ने हैं, मान लो जैसे ए बी सी और डी, ये दोस्तों आपके ऑप्शन में आते हैं। अब मैं ये कह दूं ए व बी व सी, ए कह दूं मैं ए व सी, एक मैं कह दूं आपको ए व बी,
एक मैं दोस्तों आपको कह दूं ABCD। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके नेट JRF में भी ऐसे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आप किसके साथ जाएंगे, कौन सा माध्य सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं है। अब बताओ कौन सा माध्य सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था, आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा और देख ले गहराई से, फिर अपन इसको हल करवाते हैं। तो दोस्तों आपने टिक कर दिया होगा, अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, हमने एक अच्छे जो समानांतर माध्य होता है उसमें एक आदर्श माध्य होता है, उसके गुण पढ़े थे, और गुण में अपन ने देखा था कि उसका गणितीय विवेचन भी संभव हो और वो सभी पद मूल्यों पर आधारित हो। और अपन ने देखा था कि जो माध्यिका और बहुलक स्थिति माध्य है ये सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं होते। तो दोस्तों अपन जाएंगे किसके साथ, अपन देखेंगे माध्यिका व बहुलक। तो सर सभी प्रश्न ये कौन सा, मतलब सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं है, सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं है। तो आपके सर सभी पद मूल्यों पर तो माध्यिका और बहुलक आधारित नहीं है, माध्यिका और बहुलक। तो अपन देखेंगे A व B। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन आपको C नंबर जो ऑप्शन है ये मिला। तो दोस्तों अपन किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर C, सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा समानांतर, ये सॉरी माध्यिका व बहुलक सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, आशा करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों अपन, उतारते जाना दोस्तों इन क्वेश्चनों को। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से किस माध्य का, निम्नलिखित में से किस माध्य का बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है। ऐसा कौन सा माध्य है दोस्तों जिसका बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। दोस्तों अब अपन इसके ऑप्शन लेंगे, समांतर माध्य, समानांतर माध्य A, B लेंगे दोस्तों गुणोत्तर माध्य, C लेंगे दोस्तों मध्य का, और D लेंगे नन। क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न से कौन सा माध्य है जो जिसका बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं हो सकता, जिसका बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं। मैंने कहा था दोस्तों बीजगणितीय विवेचन संभव किसका है, तो आप कहेंगे सर समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का तो बीजगणितीय विवेचन संभव है। तो है किसका नहीं, तो सर बीजगणितीय विवेचन तो आपने बताया था कि सर माध्यिका और बहुलक का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। तो क्या बीजगणितीय विवेचन कहाँ आपको दोस्तों माध्यिका दिख रहा है, कहाँ आपको बहुलक दिख रहा है, तो दोस्तों आप कहेंगे सर ऑप्शन C में दिख रहा है। तो दोस्तों आप ऑप्शन C के साथ जाएंगे, किसका बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, तो दोस्तों आप कहेंगे सर माध्यिका का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। तो आपने ये क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हल कर लेते हैं। निम्न में से आदर्श माध्य का गुण नहीं है, निम्नलिखित में से आदर्श माध्य का गुण नहीं है। कौन सा आदर्श माध्य का दोस्तों गुण नहीं है, तो दोस्तों वो अपना ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन A सभी पद मूल्यों पर आधारित, ऑप्शन B वह सभी पद मूल्यों पर आधारित हो, प्रतिचयन परिवर्तनों से प्रभावित, ऑप्शन C बीजगणितीय विवेचन, और दोस्तों ऑप्शन D स्पष्ट व स्थिर रूप से परिभाषित। बताएंगे दोस्तों
निम्न में से आदर्श माध्य का कौन सा गुण नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक आदर्श माध्य का गुण कौन सा होता है। तो आप कहेंगे सर आदर्श माध्य का गुण कौन सा होता है, तो आदर्श माध्य का तो सर आपने कहा था वो सरल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बीजगणितीय विवेचन होना चाहिए, सभी पद मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, और जो प्रतिचयन परिवर्तनों का उस पर क्या होना चाहिए, न्यूनतम प्रभाव होना चाहिए। तो सर ये तो आपने सब बता दिए, वैसे क्वेश्चन है इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा हमारे को। तो यही बोलते हैं ये, इसीलिए दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, पीवाईक्यू निकालने चाहिए, जब जाके दोस्तों अपन को लेवल का पता चलता है। दोस्तों इसमें कहाँ मिस्टेक आ रही है, एक बार दोस्तों आप भी इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे और ऐसा लग रहा था सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, लेकिन जैसे आपने एमसीक्यू डाले हम उत्सुक हो गए। बिल्कुल आपको उत्सुक होना नहीं है, हम आपके साथ है। इसीलिए तो दोस्तों हम आपके लिए जैसे चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ ही पीवाईक्यू, एमसीक्यू भी लेके आ रहे हैं। अब दोस्तों इन ऑप्शनों को अपने को एक एक का ढंग से एनालिसिस करना है एग्जाम में कि निम्न में से आदर्श माध्य का गुण नहीं है, कौन से आदर्श माध्य का गुण नहीं है। तो देखो पहली बात देखेंगे कि गुण कौन सा है। तो दोस्तों सभी पद मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, तो इसका गुण है। ठीक है सर। प्रतिचयन परिवर्तनों से प्रभावित, लो भाई, अरे भाई साहब आपके आदर्श माध्य में मैंने लिखा था क्या, प्रतिचयन परिवर्तनों से प्रभावित। जब प्रतिचयन मतलब कि सैंपलिंग अपन लेते हैं, प्रतिचयन मतलब होता है सैंपल लेना। सैंपल क्या होता है सर, अरे भाई अपने तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि आदर्श माध्य का गुण कौन सा, नहीं तो पता चल गया होगा कि प्रतिचयन परिवर्तनों से प्रभावित। भाई साहब मैंने क्या लिखाया था कि आदर्श माध्य का गुण होता है प्रतिचयन परिवर्तनों से प्रभावित। ये तो प्रभावित ही हो गया, सैंपलिंग से प्रभावित हो गया। और सैंपलिंग मैंने आपको बता दिया, अरे आपने गाजर ली, गाजर अपन खा के देखते हैं यार मीठी है नहीं, मूली खा के देखिए अरे यार तो बहुत खारी है, ये तो बहुत मीठी है। हलवा लिया अपने, हलवे से एक सैंपल ले लिया, थोड़ा मीठा कम है वो डालो। सब्जी अपने टेस्ट की, थोड़ा नमक कम है वो डालो, मिर्ची मसाला थोड़ा ज़्यादा हो गया। सैंपल वो होता है ना सैंपल। चाय लिया, चाय का चम्मच से डाला और टेस्ट किया चाय कैसी है, इसको भी बोलते हैं सैंपल। तो दोस्तों एक अलग चैप्टर है दोस्तों सैंपलिंग का, अपन इसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो दोस्तों क्या है, प्रतिचयन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं, यहाँ आना चाहिए था प्रतिचयन परिवर्तनों से न्यूनतम प्रभावित, न्यूनतम में प्रभावित। दोस्तों यदि ये लिखा हुआ आता ना न्यूनतम, तो अपन ये क्या होता अपना सही होता। यहाँ तो दोस्तों न्यूनतम वर्ड तो इसने हटा दिया और क्या कहा, प्रतिचयन परिवर्तनों से प्रभावित। अरे भाई प्रतिचयन परिवर्तनों से प्रभावित न्यूनतम होना चाहिए, प्रभावित ही कर दिया। इसका मतलब जो प्रतिचयन परिवर्तनों से दोस्तों प्रभावित हो गया वो आपका दोस्तों आदर्श माध्य नहीं है, उसमें आदर्श माध्य के गुण नहीं है। आदर्श माध्य के गुण वही होता है जो परिवर्तनों से, जो प्रतिचयन परिवर्तनों से या सैंपलिंग से क्या होता है प्रभावित होता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता सैंपलिंग से, इनके प्रभाव कुछ नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है, प्रभाव होते नहीं। और इस ऑप्शन ने इसको क्या कह दिया कि प्रतिचयन परिवर्तनों से प्रभावित, इसने तो पूरा ही प्रभावित कर दिया। जबकि दादा आदर्श माध्य के तो गुण ही नहीं है परिवर्तनों से प्रभावित होना। इसका मतलब ये ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इस आदर्श माध्य का ये गुण नहीं होगा। बाकी दोस्तों बीजगणितीय विवेचन संभव होना चाहिए, दोस्तों ये आपका गुण है। और दोस्तों स्पष्ट व स्थिर रूप से प्रभावित, ये भी दोस्तों इसका क्या है, गुण है। तो दोस्तों ये इसका दोष है। तो आशा करता हूँ कि आदर्श माध्य के गुण क्या क्या थे आपको समझ में आ चुका होगा। स्पष्ट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, सरल होना चाहिए, बुद्धिगम्य होना चाहिए और प्रतिचयन परिवर्तनों से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए, सभी पद मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। माध्यिका व बहुलक में ये गुण नहीं है, एमसीक्यू भी करा दिया है। और गणितीय विवेचन संभव होना चाहिए, माध्यिका और बहुलक का गणितीय विवेचन भी संभव नहीं है। और माध्यिका और बहुलक स्थिति माध्य है। ये चीज़ें दोस्तों मैंने आपको अच्छे से करवा दी है। एक बार दोस्तों आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जिसमें ये सिलेबस है स्टैटिक्स का, सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे जरूर मिलाना, जब आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। और फिर आप मेरे साथ बने रहना, आशा करता हूँ आप अच्छा एनालिसिस करेंगे। इससे आगे दोस्तों अपन अध्ययन कर लेते हैं कि सांख्यिकी माध्यों के प्रकार। एक क्वेश्चन दोस्तों और आ जाए आपका, एक क्वेश्चन और बना देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति माध्य है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति माध्य है। भाई निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्थिति माध्य है, ऑप्शन आ जाए आपके
समानांतर माध्य, ऑप्शन बी आ जाए मध्यिका, ऑप्शन सी आ जाए बहुलक और ऑप्शन डी आ जाए ए व सी दोनों। तो दोस्तों किस ऑप्शन के साथ जाना है? स्थिति मध्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एक सेकंड, स्थिति मध्य आपके ये बी व सी करो, सॉरी बी व सी। तो दोस्तों स्थिति मध्य कौन से आपके? मध्यिका और बहुलक। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी व सी, ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। इसके आगे दोस्तों अपन अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप हेडलाइन डालेंगे सांख्यिकी माध्यकों के प्रकार। अब दोस्तों आप हेडलाइन डालेंगे सांख्यिकी माध्यों के प्रकार, सांख्यिकी माध्यों के प्रकार। अब दोस्तों इसमें लिखेंगे सांख्यिकी माध्य 3 प्रकार के होते हैं। लिखो, लिखेंगे दोस्तों सांख्यिकी माध्य निम्न तीन प्रकार के होते हैं। सांख्यिकी माध्य दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के हैं दोस्तों, वो अपने उनका अध्ययन कर लेते हैं कि दोस्तों वो सांख्यिकी माध्य 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 लिख दे दोस्तों, स्थिति माध्य, गणितीय माध्य। बता ही रहा था मैं आपको, वही आगे स्थिति माध्य, स्थिति माध्य एक आ जाएगा दोस्तों आपका गणितीय माध्य और एक हो जाएगा आपका व्यापारिक माध्य। ये है क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि कौन सी स्थिति माध्य, अब आ जाएगा सारे, कौन सा स्थिति माध्य है, कौन सा गणितीय माध्य है और कौन सा व्यापारिक माध्य है। दोस्तों व्यापारिक माध्य संबंधित तो अपने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम रहती है, लेकिन दोस्तों स्थिति माध्य और गणितीय माध्य से दोस्तों अपने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों गणितीय माध्य में आपको सभी को पता है कि गणितीय माध्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सर समानांतर माध्य, जिसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? गणितीय माध्य बोलते हैं। समानांतर माध्य देख लो, आप कहेंगे सर गुणोत्तर माध्य देख लो, आप इसमें हरात्मक माध्य देख लो। ये सभी दोस्तों आपके क्या है? गणितीय माध्य है। तो समानांतर माध्य तो दोस्तों अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, तो दोस्तों इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में मीन, और दोस्तों इस समानांतर माध्य को बोलते हैं दोस्तों अपने मीन बोलते हैं। और व्यापारिक माध्य में देखेंगे तो दोस्तों आ जाएगा अपना चल माध्य, है ना। और दोस्तों स्थिति माध्य में आपको मैंने बता दिया है 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों आपकी मध्यिका और एक होता है दोस्तों आपका बहुलक। बहुलक को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं मोड, और दोस्तों मध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मीडियन। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आ चुका होगा। समानांतर माध्य का दोस्तों अपन यदि इसका प्रतीक देखना चाहिए, प्रतीक या ऐसे लिख तो इसको दोस्तों अपने समानांतर माध्य को इससे प्रकट करते हैं। मध्यिका को दोस्तों अपन एम से प्रकट करते हैं और बहुलक को दोस्तों अपन जेड से प्रकट करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आप उतार लो, फिर और समझा देंगे। और भी इनमें नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक, द्विघातीय माध्य। इसको दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन जीएम भी बोलते हैं इसको। हरात्मक को दोस्तों एचएम बोलते हैं। द्विघातीय को दोस्तों क्यूएम बोलते हैं। इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये दोस्तों इस प्रकार अपने सांख्यिकी माध्यकों के प्रकार पढ़े। और दोस्तों सांख्यिकी माध्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थिति माध्य,
मैंने बताया आपको स्थिति माध्य, माध्य का बहुलक बहुत बार रिपीटेशन कर दिया। गणितीय माध्य में समांतर माध्य, गुणोत्तक माध्य, हरात्मक माध्य मैंने बता दिया आपको। समांतर माध्य, गुणोत्तक माध्य और हरात्मक माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तक, हरात्मक और द्विघातीय और व्यापक में चल माध्य, प्रगामी और संगृहीत। तो दोस्तों सांख्यिकी माध्य निम्न 3 प्रकार के होते हैं, आप समझ गए होंगे। एमसीक्यू दोस्तों इसका मैंने आपको पहले ही करा दिया था कि निम्न में से स्थिति माध्य कौन सा है, तो माध्यिका और बहुलक के साथ आपको जाना है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे माध्यिका एम होता है, बहुलक जेड होता है और समांतर माध्य आपका ये चिन्ह होता है। आपने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी देखा होगा दोस्तों, कई बार आता है जेड बराबर 3m - 2x बार। कहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो यहीं से क्वेश्चन आता है। इसका भी दोस्तों अच्छा एनालिसिस करेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बिल्कुल दोस्तों हम बताएंगे। तो जेड बराबर 3m - 2x बार। दोस्तों जेड आपका बहुलक होता है, 3m माध्यिका 2x बार ये आपका क्या होता है, समांतर माध्य होता है। तो दोस्तों आप ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कर देंगे आपके पास एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है, और आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और माध्यिका। तो दोस्तों आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे ये भी आप आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों अब अपने सभी का एक एक का एनालिसिस करेंगे। सांख्यिकी माध्यकों के प्रकार अपन ने पढ़ लिए। अब अपन देखेंगे दोस्तों समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। समांतर माध्य क्या होता है, पूरा बहुत लंबा है। फिर अपन दोस्तों माध्यिका के बारे में जानेंगे। फिर दोस्तों अपन बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर गुणोत्तर माध्य इनके बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। माध्यिका के क्या गुण होते हैं, बहुलक के क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण है, क्या दोष है, समांतर माध्य, इन सभी के बारे में भी अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों ये हो जाएगा चैप्टर। तो फिर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे अपकिरण के माप। अपकिरण के माप क्या होते हैं उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। एग्जाम में सूचकांक, इंडेक्स नंबर, ये भी क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं दोस्तों, ये भी आपके सिलेबस में। तो क्यों न, यदि आप सभी का साथ रहा, ऊपर वाले की दुआ रही, तो हम आपको दोस्तों इस बार पूरा मैटर फ्री में करवाएंगे। फ्री में कंटेंट आपके पास उपलब्ध रहेगा यूट्यूब पर, आप सभी इसका लाभ उठा पाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप सभी को